ठीक है, तो आपके जो है थर्ड ईयर मैथ्स में जो है आपके चल रहा है पेपर 2, और पेपर 2 की जो है यूनिट 4 में जो हम लोग कर रहे हैं सम्मिश्र समाकल यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो है कल मैंने आपको सिखाया था कि रेखा समाकल जो है किस तरह से ज्ञात किया जाता है, यानी लाइन इंटीग्रल जो है किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आज मैं जो है आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ कि किस तरह से जो है लाइन किसी भी वक्र के तहत जो है इस फलन का जो है समाकलन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। z स्क्वायर 3z प्लस 2, ठीक है, dz। लेकिन अब यहाँ पे c क्या है, ठीक है, c देख लेते हैं कि c क्या है। यहाँ पे c जो है एक ऐसा पाथ है, का मान ज्ञात कीजिए जहां c चक्रज x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा का बिंदु 0 0 यानी ओरिजिन, दैट मीन्स की मूल बिंदु, और पाई ए 2a के मध्य चाप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है कौन सा वक्र है, चक्रज, आप जानते हो अच्छी तरह से। ये पूरा जो है कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूं तो ये पूरा जो है ऐसे बनेगा, और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट जो है ये जानते हैं ये कौन सा होगा, ये है आपके पाई ए और 2a और ओरिजिन ये। तो इसका जो है क्या करना है, इसको यहाँ पे नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो है इसी बिंदु के बीच में जो है आपके इस फलन का जो है क्या करना है, समाकलन करना है, इस फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसके बीच में, इसमें। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ए 0, ठीक है, इसको नाम जो है हम लोग ए दे देते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पे बी, ये तो ओ होता ही आप जानते हैं, ठीक है, इसको ओ बोलते हैं। तो ये जो है लाइन इंटीग्रल जो है इन पॉइंट के बीच में जो है फाइंड करना है। सिंपल है, जैसे पहले इंटीग्रेशन आप करते थे उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ चीजों का जो है ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो है इस चाप के अंदर ज्ञात करना है, तो लिमिट कौन सी होगी इंटीग्रल की वो देखना है। तो सबसे पहले जो समाकलन का जो पथ है, ठीक है, तो वो ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि समाकलन का पथ निम्न प्रकार है। समाकलन का पथ जो है वो निम्न प्रकार है। पहला पथ ओ ए, ठीक है, पहला पथ कौन सा है, ओ ए। ओ ए पथ पर जो है देख लेते हैं क्या होगा। ओ ए पथ पर जो है क्या होगा कि मूल बिंदु ओ 0 0 से ए पाई ए, बड़े लिखती हूँ अक्षर, मूल बिंदु ओ 0 0 से ए पाई ए 0 तक, ठीक है। चलिए इसमें जो है देख लेते हैं कि तक वास्तविक अक्ष पर, ये भी लिख लेते हैं, कौन से, वास्तविक अक्ष पर, ठीक है। वास्तविक अक्ष पर आप जानते हैं कि जो है y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस आयोटा 0, और ये हो जाएगा dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dx आ जाएगा, dz इज इक्वल टू dx आ जाएगा। और x की वैल्यू देख लेते हैं, और जो है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कितना होगा, पाई ए, x इज इक्वल टू पाई ए। अब जो है कहाँ पे जाते हैं, दूसरा पथ कौन सा है, यहाँ पर पथ ए बी, दूसरा पथ जो है समाकलन का हो जाएगा पथ ए बी, ठीक है। पथ ए बी जो है कहां से है, बिंदु पाई ए 0 से बिंदु
पाई ए 2a तक, पाई ए 0 से पाई ए 2a तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई ए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है पाई ए। लिख लेते हैं काल्पनिक अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर। ठीक है, तो ये जो है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे पाई ए। ठीक है, x इज इक्वल टू पाई ए, तो यहाँ पे जो है dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे हाँ dy इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई ए प्लस आयोटा y। तो दिस इंप्लाइज dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आयोटा dy। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन के जो है दो भाग हो जाएंगे, सॉरी एक भाग जो है OA में लेंगे, दूसरा जो है AB पर। तो इंटीग्रेशन C और आपका जो है FZ DZ, ठीक है FZ क्या है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पर C, ये हो जाएगा FZ आपका Z स्क्वायर 3Z प्लस 2 और ये DZ। ठीक है, इसके जो है दो पथ हो जाएंगे, पहला जो है OA तो Z स्क्वायर 3Z प्लस 2 DZ, और दूसरा जो है AB, इसमें भी मैं फलन लिख लेती हूँ और फिर जो है चेंज कर देती हूँ। तो चलिए अब जो हमने ज्ञात कर लिया ना लिमिट, वो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है OA पर जो है क्या है आपके dy इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा 0। तो dx dz इज इक्वल टू dx है, चलो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्या है y इज इक्वल टू 0, तो देखिए ये जो है लिमिट पहले लगा देंगे, ये हो जाएगी 0 से पाई a लिमिट आ जाएगी इसकी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये dx। ठीक है, और दूसरा जो है इंटीग्रल जो है उसमें जो है लिमिट मैंने नहीं लिखी, लिमिट लिख लेते हैं। यहाँ पे y की लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y इज इक्वल टू जो है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2a। ठीक है, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी, लेकिन साथ में लिमिट भी लिखनी है कौन सी है, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, y इज इक्वल टू 0 से ये 2a तक जाता है। और यहाँ पे जो है z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपकी पाई a प्लस आयोटा y, पाई a प्लस आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, और आगे जो है ये हो जाएगा 3 पाई a प्लस आयोटा y, और ये हो जाएगा प्लस 2 और ब्रैकेट जो है लगा देते हैं बड़ी, और ये आ जाएगा आपके आयोटा dy, ये आ जाएगा आपके आयोटा dy। तो दूसरा वाला इंटीग्रल जो है इतना बड़ा होगा। तो देखेंगे कि किस तरह से, देखिए मैंने मिटाया नहीं है दोनों, ये जो है OA के लिए लिमिट, ये AB के लिए लिमिट। कैसे जा रहे हैं, पहले ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, और चाप किसके बीच में है, इसके बीच में है। ये आपका A है, ये O है, ये A है और ये है B। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, चाप जो OB है उस पर जो है मेरे फंक्शन का जो है समाकलन करना है। ठीक है, उसके अंदर। तो देखिए ये इस तरह से, अब तो इजी है, अब तो इंटीग्रेट ही करना है सिंपल वे में जैसे हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2x और 0 से पाई a, और आयोटा को जो है बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, आयोटा को बाहर लिख लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो है आ जाएगा कि पाई a और आयोटा y का क्यूब अपॉन 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि y के साथ गुणा में है आयोटा, और ये हो जाएगा पाई a प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके सिंपली यहाँ पे 2y, और लिमिट आपकी लगेगी यहाँ से 0 से पाई a, सॉरी 0 से 2a, सॉरी। तो सबसे पहले जो है पाई a वाली लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, और देखिए आयोटा चला गया। ठीक है, और इसके साथ जो है आयोटा है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू जो है रख के जो है छोड़ देनी है, क्योंकि अब इसके आगे जो है हल करना जो है
पॉसिबल नहीं है, बस ये ज्ञात करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो पहला जो है ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, पाई क्यूब ए क्यूब अपॉन 3 प्लस, हाँ एक और जो है हाँ लिख दिया ना मैंने, आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, अब जो है पहले वैल्यू पुट करेंगे आपकी कौन सी, 2a के लिए, तो आयोटा चला जाएगा सब में। ठीक है, आयोटा चला गया तो ये हो जाएगा पाई ए 2a आयोटा 2a क्यूब अपॉन 3 पहला टर्म, पाई ए प्लस आयोटा 2a स्क्वायर अपॉन 2, और इसके साथ जो है यहाँ पे हम लोग आयोटा वैसे भी जो है देख लेते हैं, तो पहले 2a लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4a आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा 4a आयोटा। अब जो है कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे 0 वाली, तो 0 में जो है यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और आयोटा जो है वो कैंसिल हो ही रहा है, तो माइनस पाई क्यूब ए क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये भी ये 0 ये 0, तो ये तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, साथ में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आ गए। अब ये दोनों टर्म जो आपस में कैंसिल हो गए और बाकी जो रिमेनिंग है वो ऐसे लिख दो, हो गया आपके, ये आपके इंटीग्रल जो है आपने फाइंड कर लिया, पाई ए। बस ये इतना ही है, ज्यादा इसमें जो है नहीं करना है कुछ भी। क्यूब ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2, एक टर्म आ गई 2 पाई ए, एक टर्म आई यहाँ पे 4a आयोटा। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया आपके इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, मेन तो पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट कौन सा था, वो वाला जो हम लोग ये वाला पॉइंट है जो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखिए जो है लाइन इंटीग्रल के जो है क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। एक मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये जो है किस तरह से यहाँ पे लिमिट लगानी है, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि डी जेड इज इक्वल टू क्या है, सॉरी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दोनों के लिए जो है देखना पड़ता है कि लिमिट जो है वो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं एक आपके थ्योरम बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग थ्योरम करेंगे। इस जो है चैप्टर में आपके थ्योरम ज्यादा है। बोलते हैं कि यदि एल लंबाई के कंटूर सी पर फलन एफ जेड सतत हो। ठीक है, कंटिन्यूटी का बोला ही है कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है, और बोलते हैं कि यदि जो मेरा एफ जेड जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड, यानी सभी जो है जितने भी जो सम्मिश्र संख्याओं के लिए जो है मेरा एफ जेड जो क्या है किसी न किसी एक ऐसी संख्या एम है उससे हमेशा छोटा ही होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि मेरा फलन जो है वो क्या है, परिबद्ध है। क्या है, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है कि वो एक जो है संख्या के अंदर आ जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसका जो है बंधन है, ये कौन सा बंधन है इसका, ये एम। ठीक है, तो बोलते हैं हो, तो ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, इस कंटूर के अंदर जो हमारा इस एफजेड का हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं, वो भी क्या होगा, मॉड्यूलस लेके वो भी क्या होगा, ये भी परिबद्ध होगा। ये भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। मैंने लेस देन इक्वल टू एम इंटू एल लिखा है, लेकिन इसका जो है मैं भाषा में बोलना चाहूँ तो ये इंटीग्रल जो क्या है मेरा, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड जो है वो क्या है, परिबद्ध है, यानी कि बाउंडेड है। इसको जो है क्या बोलते हैं, ये बाउंडेड है। तो यहाँ पे जो है ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जो है
हमें जो हमने रेखा समाकल की जो लिखी थी परिभाषा, ठीक है, समेशन वाली, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसका जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बोलते हैं कि कंटूर सी को n+1, कंटूर सी को n+1 भागों में n+1 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु Z0, Z1 से लेकर Zn है, ठीक है। यदि जीटा r, यदि जीटा r चाप Zr-1 Zr पर कोई बिंदु सेम वही जो है पहले वाला जो है वही लिखना है, बिंदु हो, तो Sn इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f of zeta r Zr-1 summation Sn is equal to r is equal to 1 to n f of zeta r, और ये आ जाएगा Zr-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका क्या कर लेते हैं हम, Sn का जो है मॉड्यूलस लिख लेते हैं। तो मॉड्यूलस इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा मॉड्यूलस में ही समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f जीटा r और Zr-1। तो ये जो है f जो है मेरा क्या है, f क्या है मेरा, ये बाउंडेड है यानी परिबद्ध है, वो क्या है लेस देन इक्वल टू m है। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n m, ये हो जाएगा यहाँ पे Zr, ठीक है, मॉड्यूलस तो है ही बाहर, ठीक है, Zr-1। फिर जो है ये m जो है कांस्टेंट है और r से वैसे भी फ्री है, तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पे जो है समेशन भी बाहर आ जाएगा और मॉड्यूलस जो है वो किसके ऊपर लगेगा, Zr-1 पर लगेगा, ठीक है, इस पे लगेगा। अब जो है हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस Sn पर जो है मैं लिमिट लगा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं लिमिट लगाऊंगी तो मुझे इंटीग्रल मिल जाएगा, आप जानते ही हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव मॉड्यूलस ऑफ Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये m, और समेशन के अंदर r इज इक्वल टू 1 to n और मॉड्यूलस में Zr-1, इस तरह से। तो m को मैं बाहर लिख लेती हूँ, ठीक है, m को बाहर लिखती हूँ इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और मैं क्या करती हूँ इसको एक्सपांड कर देती हूँ, जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको एक्सपांड कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड्यूलस में ब्रैकेट लगा ले, मॉड्यूलस में हो जाएगा यहाँ पे Z1 - Z0, ठीक है, प्लस Z2 - Z1 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा Zn-1। लेकिन ये क्या है, ये सारी लंबाइयां हैं, ठीक है, किसकी लंबाइयां हैं, ये जो उसकी जीवा बनेगी, ठीक है, कोड में हम लोग इकट्ठा करेंगे और जीवा बनेगी उसकी लंबाइयां, ठीक है, उसकी लंबाई है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू m, इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा कंटूर की लंबाई, क्योंकि ये क्या होगा, सभी जितनी भी जीवाएं बनेगी ना छोटी छोटी सी, उनकी लंबाई देगा। तो ये तो क्या हो जाएगा कंटूर की लंबाई, कंटूर की लंबाई जो है कितनी है, l जितनी है, हमको कहा ही है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू m इंटू एल। तो लेकिन इसका मतलब क्या है, ये लिमिट लगा दी Sn के आगे, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन है z dz अंडर द कंटूर c इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू m इंटू एल, सीधे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मॉड्यूलस जो है Z1 - Z0 Z2 - Z1, ये क्या देगा कि ये छोटी छोटी सी जो आपकी जीवा बनेगी यानी कॉर्ड्स बनेंगे, उनकी जो है लेंथ देगा। उन सभी अगर लेंथ को हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हमारा जो पूरा कंटूर है उसकी पूरी लेंथ आ जाएगी, ठीक है, उसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। उसकी पूरी लेंथ कितनी है, L हमें ऑलरेडी दे रखी है,
तो ये ml हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू की साइन जो आगे चल रही है, तो इस पे जो है ऐसे